स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम लोग पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे, नोट्स बना सकते हैं, रिवीजन के तौर पर ये वीडियो होगा। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 12 के लिए ये वीडियो है। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? देखिए इलेक्ट्रिक करंट को पहला बात की डिनोट किससे करते हैं? आई से। और आई क्या होता है? Q बाई टी। यानी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है वो रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्या है? रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एक कंडक्टर है और किसी कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज क्या हो रहा है, टाइम के अनुसार बदल रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? उसमें करंट है। ठीक है, तो रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय आई। और ये कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि चार्ज स्केलर है। चार्ज कैसा है? ये Q जो है वो आवेश है। आवेश बटा समय के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर? आवेश बटा समय के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं? कौन सी राशि है ये? अदिश राशि है। कौन सी राशि? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर। एसआई यूनिट क्या होगा इसका? एम्पियर। एम्पियर इसका एसआई यूनिट होगा, याद रखिएगा। डायमेंशन क्या होगा इसका? डायमेंशन होगा ए, कैपिटल ए या कैपिटल आई भी लिखा जाता है इसके डायमेंशन को। क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक फॉर्मूला ऐसे भी लिखिएगा, I इक्वल्स टू होगा रेट चेंज ऑफ यानी dq बटा dt। यानी चार्ज आपको दे देगा तो आप डिफरेंशिएट करके क्या निकाल सकते हैं? करंट निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय I। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशन ए या आई। हो गया, फॉर्मूला हो गया I इक्वल्स टू Q बाई Q का ऐसा ही मात्रक। Q का ऐसा ही मात्रक बताओ। Q का सब चार्ज है तो चार्ज का ऐसा ही मात्रक कुलम्ब होगा। कुलम्ब होगा इसका। तो इसको अगर हम लिखें तो कुलम्ब पर सेकेंड को ही तो एम्पियर कहते हैं। इसका कुलम्ब और इसका सेकेंड, सेकेंड ऊपर जाएगा, कुलम्ब पर सेकेंड। कुलम्ब पर सेकेंड का ही नाम क्या है? एम्पियर। क्लियर? चलिए ये वाला क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ा जाए। किसी चालक तार से आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? अब आते हैं रेजिस्टेंस पर। देखो भाई रेजिस्टेंस का ये सिंबल है, ये रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस कंडक्टर के अंदर होता है। ऐसा कोई रेजिस्टेंस, ऐसा कोई कंडक्टर नहीं बना जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। सब में रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है। इसलिए हम जब आइडियल केस बनाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि उसका रेजिस्टेंस 0 है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सुपर कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, वो एक आइडियल का केस मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस 0, तो एमीटर का रेंज अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस तो होता ही है। तो किसी कंडक्टर के अंदर, किसी के कंडक्टर के अंदर जो रुकावट है वही क्या है? एक तरह का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इज ए दैट सबस्टेंस व्हिच इज अपोज टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध करते हैं। तो ये एक ऐसा पदार्थ है। प्रतिरोध क्या है भाई? प्रतिरोध एक ऐसा पदार्थ है जो विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, जो क्या करता है? फ्लो का क्या करता है? फ्लो का अपोज करता है। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां से वही फॉर्मूला लिख लीजिएगा, V बराबर IR होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा बाबू? V बटा I। V बटा I। क्लियर? एसआई मात्रक क्या होता है रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक होता है ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्लियर? अगर हम बात करें कि ये जो आर वाला रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर यहां लिखा हुआ है, इसी को रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। एक शब्द और आता है स्मॉल आर, इसको क्या बोलते हैं? ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस? मतलब आंतरिक प्रतिरोध। कैसा प्रतिरोध? किसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध? तो जो सेल का ईएमएफ होता है, ये देखिए बैटरी हो गया यहाँ पे। ठीक है,
तो ये एक ईएमएफ का सोर्स है, किसका सोर्स है, वोल्टेज का सोर्स है ना जी, वोल्टेज का। इसके अंदर, इसके पोल के बीच में यहाँ पे क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। कौन सा प्रतिरोध, तो हर एक चालक में, हर एक सेल के अंदर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध मौजूद होता है। क्लियर। तो सेल में दो दो तरह का, एक तो बाहर से जो प्रतिरोध लगाए हैं तो ये हम बोलेंगे कैपिटल आर, ठीक है, और जो अंदर से मौजूद है सेल के अंदर वो कौन सा है, स्मॉल। तो टोटल प्रतिरोध सेल में कितना होगा, आर प्लस स्मॉल। तो ये स्मॉल आर को आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल आर को बाहरी प्रतिरोध, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों का ऐसा यूनिट ओम ही होगा। क्या होगा, क्लियर हुआ। तो हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में समझो। रेजिस्टेंस इज ए डेड सबस्टांस विच इज अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। प्रतिरोध एक ऐसा पदार्थ है जो विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। फॉर्मूला आर बराबर वी बटा आई, आर बराबर वी बटा आई। रेजिस्टेंस कितने तरह का, कौन कौन, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आते हैं रेजिस्टेंस क्या क्या बात पे डिपेंड करता है, किससे किससे चेंज हो सकता है ये रेजिस्टेंस। क्लियर। हाँ, आते हैं अब रेसिस्टिविटी पे। रेसिस्टिविटी क्या है, ये रो है। रेसिस्टिविटी किसी रेजिस्टेंस का गुण यानी कंडक्टर का गुण है। रेसिस्टिविटी तभी बदलता है जब हम कंडक्टर को ही बदल देते हैं। किसको बदल देते हैं, कंडक्टर को। ये रेसिस्टिविटी आता कहां से, इसको एक बार समझते हैं। देखिए, जब कंडक्टर का लेंथ बढ़ा दीजिएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर के लेंथ पे। किस पे, यानी चालक तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको एक समीकरण बना लीजिए। दूसरा समीकरण ये कहता है कि जब एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जाहिर सी बात है, कोई पतला सा कंडक्टर है और कोई मोटा सा कंडक्टर है, तो मोटा कंडक्टर है अगर दोनों सेम कैटेगरी का है, मतलब सेम सबस्टांस का है, दोनों कॉपर का है, तो इलेक्ट्रॉन पतला वाला में कम जाएगा और मोटा वाला में इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, झुंड के रूप में ज्यादा जाएगा। यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए पाथ ज्यादा क्लियर हो रहा है, करंट का पाथ ज्यादा बेहतर बनेगा। यानी एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रुकावट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रतिरोध का मतलब रुकावट, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टरबेंस। तो दोनों का मिलाएंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो ये दोनों सेम है, तो क्या हो गया, एल बाई, तो आर बराबर, यही हटाते हैं यहां से डायरेक्टली का चिन्ह, तो यहाँ पे बराबर देते हैं और एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो कांस्टेंट होता है रो। ठीक है, तो यही फॉर्मूला बन जाता है आर बराबर रो एल बटा में ए। ठीक है, याद करवाए थे हम, आर बराबर रो एला, हसेला नहीं, रो एला, रो एल ए, इस तरह से। यानी अब इसमें रेसिस्टिविटी किसको बोलते हैं, रेसिस्टिविटी इसको बोलते हैं रो को। तो रो का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, रो का फॉर्मूला आ जाएगा आर इंटू ए बाई एल। अगर आपसे इसका एसआई यूनिट पूछ देगा तो बताइए इसका यूनिट निकाल सकते हैं कि नहीं। इसका तो ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और लंबाई का मीटर, इससे ये कट जाएगा, तो रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट आया ओम मीटर। क्या आया भाई, रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, लेकिन रेसिस्टिविटी का होता है ओम मीटर। क्लियर। रेसिस्टिविटी कब बदलता है, हाँ, जब कंडक्टर यानी सबस्टांस को ही चेंज कर दे। रेसिस्टिविटी लेंथ से नहीं बदलता है, रेसिस्टिविटी एरिया से नहीं बदलता है, रेसिस्टिविटी किससे बदलता है, सबस्टांस चेंज करें, क्योंकि रेसिस्टिविटी मटेरियल का गुण है, मटेरियल का। और मटेरियल का गुण कब बदलेगा, जब मटेरियल ही बदल जाए। क्लियर, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं, ये रेसिस्टिविटी हो गया। हम अब पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, देखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ाव, प्रतिरोध का जुड़ाव। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध का जुड़ाव। कितने तरह का जुड़ाव हो सकता है, दो तरह का, एक तो श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। मिटाए इसको, मिटाए कि मिटका है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए,
सीरीज वाला। पहले हम लोग सीरीज का बात करते हैं, यानी श्रेणी क्रम। कैसा? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब हुआ कि जितना रेजिस्टेंस है ना, सबको एक साथ जोड़ दो। ठीक है, तो ऐसे करके हम ढेर सारा जोड़ सकते हैं। चलिए हम 2 ही लेते हैं, ऐसे तो जोड़ने के लिए 3-4 भी जोड़ देते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या किए कि एक बैटरी लगा दिए, इसका नाम है रेजिस्टेंस 1 और इसका नाम है रेजिस्टेंस 2। करंट कैसे निकलेगा? हाई पोटेंशियल से। देखिए बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला, तो प्लस से करंट निकलते हुए कहां पर आएगा? माइनस। क्लियर? पहचान क्या है श्रेणी क्रम का, यानी सीरीज को कैसे पहचानेंगे? सीरीज की पहचान क्या है? पहचान ये है कि एक वायर से जुड़ा रहेगा, सेम कंडक्टर से जुड़ा रहेगा। देखो एक वायर से जुड़ा हुआ है, तो जब एक वायर से जुड़ा हुआ है तो सब में करंट क्या जाएगा? सेम जाएगा। डेफिनेशन भी आप यहां से लिख सकते हैं, प्रतिरोध का वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान एक समान होता है, लेकिन विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है, यानी भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट। That combination of resistance in which each resistance have same electric current but difference potential different, different potential difference हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एक चीज याद रखिए, जब जैसे हम बोले कि आई सेम रहेगा तो भी क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। तो जो डिफरेंट है ना, उसी को लेकर सॉल्व कर दीजिए, आसान होगा। तो डिफरेंट कौन है? भी। तो बताइए R1 के जगह पर यहां मिल जाएगा आपको V1 और R2 के जगह पर क्या मिल जाएगा? V2। तो टोटल भी जो निकल के आएगा वो होगा V1 प्लस V2। ओम्स लॉ ये कहता है, ओम के नियम के अनुसार, इतना तो पता होगा पहले, V बराबर आई आर, 10वीं क्लास में पढ़े हैं। V बराबर, तो यहां लगा लीजिए, V के जगह पर क्या लिखना है? आई आर। तो V1 के जगह पर क्या होगा बाबू? I1 R1। बोलो V2 के जगह पर। एक चीज आप यहाँ पे अभी चर्चा कर रहे थे, क्या सेम है? तो I क्या है? I क्या है बाबू? I सेम है। तो I सेम है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? I1 I2 की जगह पर I लिखेंगे, I R1 प्लस में I R2। इसमें से I कॉमन होके कट जाएगा, जब I कॉमन हो जाएगा तो I तो कट जाएगा, तो R बराबर कितना आया? R1 प्लस R2। ये कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे? सीरीज। तो सीरीज के लिए S लगा दीजिए, RS सीरीज हो गया। तो RS का क्या फॉर्मूला निकल आया? R1 प्लस R2। आप लिए थे 2, अगर हम 3 लेते तो हम यहाँ क्या लिखते? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हम 4 लेते तो क्या लेते? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। और इसी तरह से रिजल्ट आता। अगर 4 लेते तो रिजल्ट कितना आता? RS का R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। 10 लेते तो R1 R2 प्लस R3 डॉट 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 कहां तक? R10 तक। तो ये सीरीज का रिजल्ट है, किसका? तो जो डिफरेंट होता है उसको लेके सॉल्व किया जाता है। तो सीरीज में क्या डिफरेंट है? भी। तो पैरेलल में क्या डिफरेंट होगा? आई डिफरेंट हो जाएगा, तो भी सेम हो जाएगा। क्लियर? तो ये रहा हमारा कॉम्बिनेशन। एक और पढ़ते हैं हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा है। क्लियर? इसका नाम दे दिया हम R1 है और इसका नाम। बाबू सोचो कि करंट यदि यहां से I जा रहा होगा तो इसमें 2 भाग में बढ़ जाएगा, मतलब इसमें करंट जो चला जाएगा वो हो जाएगा I1 और R2 वाला में जो करंट जाएगा वो कौन हो जाएगा? I2। इस तरह से। तो इसमें क्या देखे, क्या सेम हुआ? I डिफरेंट दिख गया। पहले I क्या है? डिफरेंट। I क्या है? तो कौन सेम होगा? भी क्या होगा? सेम। कौन सा लेके सॉल्व करना है? सेम वाला कि डिफरेंट वाला? तो डिफरेंट वाला लेके सॉल्व करना है। तो डिफरेंट कौन है? I। तो I टोटल क्या होगा? I1 प्लस I2। V बराबर जब होता है IR, V बराबर होता है IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R। I के जगह पर क्या लिखेंगे? V बाई। यहाँ पर क्या लिखेंगे? V1 बटा R1। यहाँ क्या लिखेंगे? V2 बटा R2। क्या सेम है? यहाँ पे V सेम है। V कैसा है? सेम है। तो V सेम है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बोलिए। V बटा R1, V बटा V कॉमन होके कट जाएगा दोनों तरफ, तो क्या रिजल्ट आ गया? 1 बटा R। ये पैरेलल है ना, तो P लगा देते हैं। 1 बटा RP का 1 बटा
R1 प्लस 1/R2। ऐसे 3 रहता तो 1/R3, 4 रहता तो 1/R4, आगे जाता। क्लियर? तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा? तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े। एक बार डिफाइन कर दे सीरीज को, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच ईच रेजिस्टेंस हैव सेम इलेक्ट्रिक करंट बट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ए सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल को डिफाइन करना है तो पैरेलल में क्या होगा, करंट ही डिफरेंट हो गया, अलग अलग, तो क्या सेम होगा, भी सेम होगा। तो लिख सकते हैं दैट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच ईच रेजिस्टेंस हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस बट डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। हो जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन किसको कहते हैं? तो प्रतिरोध का वैसा संयोजन जिसके प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा एक समान होता है लेकिन विभवांतर अलग अलग, उसको ठीक उल्टा करके समांतर क्रम में चिपका दीजिए। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ओम्स लॉ पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम का नियम, बेसिक बात है। ओम का नियम कौन दिया? जॉर्ज साइमन ओम दिया। ठीक है, डेट वगैरह छोड़िए। ओम का नियम दिया कौन? जॉर्ज साइमन ओम। क्या था ओम के नियम में? मेन खासियत क्या है ओम के नियम का? जो खासियत है वो समझते हैं। पहला बात कि इसमें ओम जो अपने लॉ में दिए उसमें बोले कि टेम्परेचर को फिक्स रखो, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं करो। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो फिर हम रीडिंग को परफेक्ट नहीं मेजरमेंट कर पाएंगे। ठीक है, जो हमारा लॉ है वो परफेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? फिक्स रहना चाहिए, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं। तो जब टेम्परेचर में बदलाव नहीं करेंगे तो ये कंडक्टर है, ध्यान से समझिए, ये कंडक्टर हो गया। क्या हो गया? तो अगर इसमें करंट आई दे दिए और इसके अंदर पोटेंशियल भी है, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? भी। तो ओम का कहना था कि जो पोटेंशियल होगा यानी विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के। एक चालक तार है, उसके अंदर जो विभवांतर होगा वो विद्युत धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। कब? जब ताप नियत हो। ताप कैसा हो? क्लियर? ये कंडीशन है। तो यहां से भी समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा, डायरेक्टली का तो बराबर आएगा। और इसके साथ एक कांस्टेंट ओम यूज किए थे और वो अपना कांस्टेंट यूज किए थे आर, और यहाँ पर आई। तो भी बराबर बना फॉर्मूला, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। यही ओम्स लॉ के लिए फॉर्मूला है। और इसका ग्राफ 45 डिग्री से जाता है, बड़ा आसान ग्राफ है। यहां से ग्राफ देख लीजिए, भी समानुपाती आई, यानी इस पे भी को यहां लगा दिए और यहाँ पर किसको लगा दिए? आई को। हमेशा वाई एक्सिस पे भी को रखिएगा और एक्स एक्सिस पर किसको? आई को। ऐसा आप इससे समझ सकते हैं, ये अगर आप थोड़ा सा अगर 11th पढ़े हैं तो ये y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन है। थोड़ी अगर इतना समझ नहीं आ रहा है तो बस आप याद कर जाइए कि y एक्सिस पर हमेशा v को रखना है और x एक्सिस पर किसको रखना है? i को रखना है। और ये ग्राफ v बढ़ेगा तो i भी, तो ये एकदम एक रफ्तार से चलने वाला है, कांस्टेंट, यानी कितना? 45 डिग्री से। कितना डिग्री से? यही है ओम का ग्राफ, v बराबर आई आर। आप अपने लॉ में डेफिनेशन में ये ग्राफ जरूर शामिल कीजिएगा। क्लियर हुआ? अब चलिए एक चीज और यहाँ पे बताते हैं। भी तो यहाँ का विभवांतर है, आई क्या है? विद्युत धारा। आर क्या है? आर को प्रतिरोध बोले थे और आर एक तरह का नियतांक है। आर क्या है? इस चालक के लिए, इस चालक के लिए नियतांक है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ये कांस्टेंट है तो अगर हम आर का वैल्यू निकाले तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा भी बटा आई। थोड़ा सा अब एक्स्ट्रा चीजें सिखाते हैं, यहाँ तक खत्म हो गया मतलब। ठीक है, अब इसको देखो, हम यहाँ चेक करेंगे तो भी बटा आई, ये वाला भी है और ये वाला क्या है? आई। मतलब इस पे ये चेक करो, ये एंगल हो गया, तो ये भी का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है? आई का। ये भी और ये आई, तो थीटा के सामने वाला लंब और ये आधार, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस किसका रिलेशन है? tan थीटा का। तो ये tan थीटा का फॉर्मूला है, किसका है? यानी हम बोल सकते हैं आर किसके बराबर है? tan थीटा के बराबर है। रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर होगा। क्लियर हुआ? तो हम लोग ओम्स लॉ को पढ़े। ओम्स लॉ में कंडीशन यही है कि टेम्परेचर क्या रखना है? फिक्स रखना है। अगर टेम्परेचर फिक्स नहीं रखिएगा, टेम्परेचर बदलिएगा तो वो अनओमिक कंडक्टर हो जाएगा। कैसा? इसका कंडीशन क्या है? टेम्परेचर का क्या बात है? रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर कैसे व्यवहार करता है?
रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिएगा यानी टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसका, कंडक्टर का। किसका, लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में ये उल्टा काम करता है। ठीक है, चलिए किरचॉफ लॉ जानते हैं ना? ठीक है, जानते हैं, ये तो बगल वाला आदमी है, अपना लॉ दिए होंगे ना, है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ भाई साहब का क्या कहना, भाई साहब नहीं बोले भाई, महान आदमी है। ठीक है, चलिए इनका दो लॉ है। कितना लॉ है, दो लॉ दिए थे किरचॉफ। एक को बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन का लॉ और दूसरे को बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ। किरचॉफ का दो नियम है। पहला नियम को बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन लॉ, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। याद रखिए, इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। कौन सा लॉ, जंक्शन लॉ भी कहते हैं। क्लियर? तो अगर हम लोग पहले लॉ को अगर ध्यान दें कि पहला लॉ क्या है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कोई एक जंक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई एक जंक्शन हो गया। मान लेते हैं कि इस पे आने वाला ये करंट I1 ले लिए और ये करंट I2 ले लिए, ये करंट पे हम क्या ले लिए, I3, और ये करंट I4। आप गौर करके देखिए तो कुछ आपको अलग अलग इसमें नजर आ रहा है क्या? ये जंक्शन है तो इस पे आने वाला कौन कौन है, I1 आ रहा है, इस जंक्शन पे और कौन आ रहा है, I2 आ रहा है, और इस जंक्शन पे और कौन आ रहा है, I3। लेकिन इस जंक्शन पे I4 आ नहीं रहा है, उस जंक्शन से जा रहा है। तो किरचॉफ ने अपना पहला नियम यहीं से दिया कि ध्यान से सुनिएगा, विद्युत परिपथ के किसी जंक्शन पे, विद्युत परिपथ के जंक्शन को संधि बोलते हैं, तो संधि भी लिख सकते हैं, जंक्शन भी लिख सकते हैं। विद्युत परिपथ के किसी संधि पे आने वाले धारा का योगफल हमेशा जाने वाले धारा के योगफल के बराबर होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आने वाला धारा कौन कौन है, I1 और कौन है, I2 और कौन है, I3। ये हमेशा बराबर होगा जाने वाला धारा कौन है, I4 के। यही है किरचॉफ का पहला नियम। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ या अकॉर्डिंग टू किरचॉफ जंक्शन लॉ। ठीक है, at any junction of electric circuit, ठीक है, सबमेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सबमेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। सबमेशन ऑफ इनकमिंग करंट कौन कौन है भाई, I1, I2 और I3। इसको सबमिट कर दिए, बराबर जाने वाला करंट इकलौता कौन था, I4, उसको एक तरफ कर दिए, तो इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। यही है किरचॉफ का कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ। अब आते हैं हम लोग सेकेंड लॉ पर किरचॉफ के। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट। चलिए किरचॉफ के सेकेंड लॉ पे आते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ को लूप लॉ भी कहा जाता है। कौन सा लॉ, लूप लॉ, और इसको एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ कहते हैं। ठीक है, इसको केवीएल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, पहले वाला को केसीएल बोला जाता है, दूसरा लॉ को क्या कहता है, केवीएल। किरचॉफ वोल्टेज का लॉ है। किसका लॉ है, वोल्टेज का लॉ, इसको लूप लॉ कहा जाता है। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरचॉफ के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या कंजर्व रहता है, तो बोलिएगा एनर्जी कंजर्व रहता है। क्या कंजर्व रहता है, पहले लॉ के अकॉर्डिंग क्या कंजर्व रहता है, तो चार्ज कंजर्व रहता है। अब यहां समझते हैं किरचॉफ का सेकेंड लॉ को। ठीक है, अगर हम यहां सेल बना दिए, ध्यान से समझिएगा, चलिए इसका सोर्स ले लिए E1 और ये सोर्स है हमारा E2, ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2। मान लेते हैं कि एक सर्किट में करंट कितना जा रहा है, I। हम यहां से सेकेंड लॉ को डिफाइन कर देंगे। पहले इसको समझिए, पहले एक बात याद रखिए, हम दो बातें यहाँ पे इसको समझने के लिए आपको बोलेंगे, दोनों बात आपको ध्यान से सुनना है। अगर करंट रेजिस्टेंस से पास करेगा तो उसको माइनस में लिखिएगा। किसमें, क्योंकि करंट जब रेजिस्टेंस से पास करेगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। करंट रेजिस्टेंस क्या करता है, रोकने का कोशिश करता है, यानी करंट को क्या करेगा, फॉल करेगा, डाउन करने का कोशिश करेगा। तो कभी भी अगर ऐसा रेजिस्टेंस देख लीजिए और करंट ऐसे पास कर रहा है, तो हमेशा आर को किसमें लिखिए, हमेशा उसमें वैल्यू को किसमें लिखिए, माइनस में। किसमें, माइनस में। एक चीज, पहला बात, यह बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात, बैटरी में बस इतना चेक करना है कि प्लस से माइनस गया है कि माइनस से प्लस। अगर जैसे मान के चलते हैं कि करंट ऐसे निकला प्लस से, ठीक है, कहां से निकला, प्लस से, और माइनस पे जाएगा, प्लस से पहुंच के कहां जाएगा,
तो ये देखिए कि प्लस से अगर माइनस गया तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अगर माइनस से प्लस हुआ तो वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यही करना है, प्लस माइनस देखना है। जैसे यहाँ पे हम फोटो बनाए, इसी को देख लो, करंट ऐसे ऐसे निकला था और फाइनली कहां पर पहुंच गया, प्लस पर। तो यहाँ पर हमेशा V का वैल्यू आप प्लस में लिखिएगा, ठीक है। ऐसे देखेंगे करंट ऐसे ऐसे गया, ठीक है, यानी करंट क्या हो गया, ऐसा सर्किट में गया होगा, ऐसा ऐसा हुआ होगा कि प्लस से कहां आया, माइनस पे। तो किसमें लिखना है, माइनस में। किसमें, हाँ। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमेशा V का इक्वेशन बनाना है, किसका, तो V बराबर क्या होता है, आई आर। V बराबर, जहां ईएमएफ है, ई है, जो ई है वो V के बराबर होता है। तो इसमें बदलाव नहीं कीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन जहां पे रेजिस्टेंस दिखेगा वहां पे आपको V का इक्वेशन बनाना है, किसका, और V के जगह पर क्या लिखिएगा, आई आर। चलिए आते हैं यहां से, करंट माइनस से कहां पहुंच गया है, तो यहाँ इसको किस में लिखना है आपको, प्लस में। लिख दिए। ऐसे आइए देखिए, इससे पास कर रहे हैं रेजिस्टेंस से, तो रेजिस्टेंस से पास करेंगे तो किसमें लिखेंगे, माइनस में। तो करंट कौन सा है, आई आर वन, माइनस में लिखेंगे। करंट है V बराबर क्या होता है, आई आर। तो यह है आई और यह है आर, तो क्या लिखेंगे, आई आर वन। माइनस क्यों लगाए, रेजिस्टेंस से पास कर रहा है। फिर करंट ऐसे आया, फिर ऐसे पहुंच गया, फाइनल कहां पहुंचा, प्लस पर। माइनस से प्लस पर, तो इसको भी किसमें लिखेंगे, प्लस में, E2 लिख दिए। अब इसमें देखिए रेजिस्टेंस से पास करेगा तो भी माइनस में लिखाएगा, आई आर टू बराबर में कितना, 0। यही है किरचॉफ का कौन सा लॉ। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये ईएमएफ है और ये V है। तो किसी भी बंद सर्किट से, ध्यान से सुनना, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, किसी भी बंद परिपथ में V, यानी V बोले तो वोल्टेज और ईएमएफ दोनों का योगफल हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। इन ए क्लोज लूप, इन ए क्लोज सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस, समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन और ईएमएफ का समेशन दोनों का मिला के क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ये किरचॉफ का कौन सा लॉ है, सेकेंड लॉ है। देखिए ये लूप लॉ है, बंद लॉ है। तो बंद नियम को क्या कहते हैं, बंद नियम में एनर्जी कंजर्व रहता है। क्या कंजर्व रहता है, सेकेंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है और फर्स्ट लॉ चार्ज कंजर्वेशन को बताता है। डन हो गया ये चीजें। बोलो भाई, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का पहला लॉ चार्ज कंजर्वेशन यानी आवेश संरक्षण का सिद्धांत, और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीट स्टोन ब्रिज, इसका नाम है हीट स्टोन, W से लिखा था, W साइलेंट होता है। हीट स्टोन ब्रिज ये है, देखिए हीट स्टोन ब्रिज का फोटो हम यहाँ बना दे, बर्फी कलर, बर्फी टाइप का, बर्फी नहीं बना दीजिएगा भाई। ये पैरेललोग्राम है, क्या है, पैरेललोग्राम। इस तरह से ये सर्किट है। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस कुछ भी नाम दे सकते हैं, R1 R2 जो भी, जिसका इसका नाम दे दीजिए A, इस रेजिस्टेंस का नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिए। ध्यान से देखो तो एक जंक्शन यहाँ बना, एक जंक्शन यहाँ, और ये जंक्शन और ये जंक्शन, टोटल 4 जंक्शन है, ठीक है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हीट स्टोन ब्रिज है क्या। तो हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट है जिससे अननोन रेजिस्टेंस निकाला जाता है। क्लियर हुआ। पहला बात, हीट स्टोन ब्रिज का यूज कहां किया जाता है, यूज कहां किया जाता है, तो ये निकाला जाता है अननोन रेजिस्टेंस। कैसा, अननोन रेजिस्टेंस यानी बोले तो अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है इसको हीट स्टोन ब्रिज के, ठीक है। अब होगा क्या कि इसमें 3 गिवन होगा और एक का वैल्यू आपको अननोन होगा। मतलब ये आपको मान लेते हैं कि यही वैल्यू आपको अननोन है, मतलब इसका वैल्यू आपको जानकारी नहीं है, बाकी एडीसी आपको जानकारी है। एडीसी क्या है, जानकारी। तो आप एक चीज गौर कीजिए, देखिए हीट स्टोन ब्रिज में आप क्या बोल सकते हैं कि 2 जंक्शन, इस जंक्शन का नाम, इस जंक्शन का नाम P दे देते हैं, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम S। क्लियर। अब गौर से देखो, जंक्शन Q और S के बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। जंक्शन किसके बीच में, Q और S के बीच में क्या लगाया गया है,
गैल्वेनोमीटर लगाया गया है और बचा दो जंक्शन, और जंक्शन पी और आर। पी और आर के बीच में क्या है? ईएमएफ है। तो जंक्शन पी और आर के बीच में क्या है? ईएमएफ। डेफिनेशन आप यहां से बना सकते हैं। हिट स्टोन ब्रिज इज ए सर्किट, हिट स्टोन ब्रिज इज ए सर्किट ड्यू टू फाइंड आउट ए अननोन रेजिस्टेंस, ड्यू टू फाइंड आउट ए अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, इट्स सर्किटल डायग्राम क्या है इसका? सर्किटल डायग्राम में हम बोल सकते हैं कि दो जंक्शन कौन Q और S के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, और दो जंक्शन P और R के बीच में क्या होता है? एक ईएमएफ का सोर्स दिया जाता है। पैरेललोग्राम के चारों साइड पे चार रेजिस्टेंस होता है। इस चार रेजिस्टेंस कौन है? चार रेजिस्टेंस है A B C D, जिसमें तीन जो है वो नोन है, मतलब तीन का जानकारी है। किसका जानकारी है? A D C का जानकारी है, बट B क्या है? अननोन। क्लियर? इसी का वैल्यू हमको निकाला जाता है। ये जो हीट स्टोन ब्रिज है वो दो तरह का होता है, एक बैलेंस और दूसरा बैलेंस। का मतलब क्या होगा? बैलेंस का मतलब होगा कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाए। देखो, बैलेंस्ड का पहचान क्या है? गैल्वेनोमीटर का करंट कितना? 0। इस गैल्वेनोमीटर, अब थोड़ा समझिएगा। देखिए, मान लेते हैं आप करंट यहां से लेके गए, यहां तक करंट आया। यही करंट अगर इधर आगे बढ़ जाए और इसमें कोई करंट नहीं आए गैल्वेनोमीटर में, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो करंट ए में जाएगा वही करंट किस में जाएगा? बी में जाएगा। जो करंट ए में जाएगा वही करंट किस में जाएगा? ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? जब इधर कोई करंट नहीं आएगा। ठीक है, इधर कोई करंट नहीं आएगा, यानी गैल्वेनोमीटर का करंट यदि 0 हो जाए तो ए और बी में करंट क्या होगा? सेम होगा। तो उस सिचुएशन में क्या रिजल्ट बनता है हीट स्टोन ब्रिज का? इतना लिखेंगे, स्क्रीनशॉट कीजिए। उस कंडीशन में हमारा क्या बनता है कि ये और ये सीरीज में हो जाता है, और ये दोनों भी आपस में क्या होता है? सीरीज में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट बन जाता है, यहां से ए सी किसके बराबर? बी डी के बराबर। ए सी किसके बराबर? इसको गुना कर लेना है तिरछा तिरछा, और बी डी के बराबर हो जाता है। क्लियर? ये है हमारा बैलेंस ब्रिज का। किसका? बैलेंस ब्रिज का। तो इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बतौर इसको पूरा डिटेल से सॉल्व करना आपको सिखाए हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, एक एक ये सर्किट मान लेना है, एक लूप, और ये दूसरा लूप, इसको मान लेना है। कौन कौन चाहता है इसको सॉल्व किया जाए? हो जाएगा, कंप्लीट है। ठीक है, तो ये बैलेंस ब्रिज का सिचुएशन है। किसका? और अनबैलेंस में क्या होता है? अनबैलेंस में याद रखना है कि गैल्वेनोमीटर का करंट 0 नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर का करंट 0 नहीं होगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में कौन सा पूछेगा? आपसे एग्जाम में बैलेंस ब्रिज पूछेगा, याद रखेंगे। ठीक है, बैलेंस ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। अनबैलेंस में बस इतना आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है अनबैलेंस के केस में कि अनबैलेंस ब्रिज किसको कहेंगे? तो आप बोलिएगा अनबैलेंस ब्रिज वो उसको कहते हैं जिसमें गैल्वेनोमीटर का करंट 0 नहीं होता। ठीक है, समझ आ गया? तो ये था हीट स्टोन ब्रिज में बैलेंस और अनबैलेंस का सिचुएशन। ठीक है, अच्छा देखते हैं, टाइम बचता है तो थोड़ा हम बैलेंस को इसको आपको प्रूव भी कर देंगे। ठीक है, पहले आगे बढ़ते हैं, कंडक्टिविटी पे आते हैं। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, दो चीजें हैं। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं? ठीक है, कंडक्टिविटी को अगर हम बात करते हैं तो ये G से डिनोट करते हैं, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे? कंडक्टिविटी होता है रेजिस्टेंस का अपोजिट, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है रो का अपोजिट। याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आसान है, इसको बोलते हैं हिंदी में चालकता। बहुत चालाक है क्योंकि ये चालकता है, और ये क्या है? ठीक है, विशिष्ट चालकता, ये उससे भी चालाक है। समझ आया? विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यानी हम बोल सकते हैं किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, और किसी चालक में उसके प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। डेफिनेशन बड़ा आसान है। इन ए कंडक्टर द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी,
द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप आराम से इसका ऐसा यूनिट बता सकते हैं, इसका ऐसा यूनिट पर ओम होता है, पर ओम। पर ओम, पर ओम को ही क्या कहते हैं, महो, क्या कहते हैं, हाँ, ओम को उल्टा करके लिख दीजिए, ये इसका ऐसा यूनिट है, एसआई यूनिट, ठीक है। यहां से निकालिएगा एसआई यूनिट तक क्या हो जाएगा, इसका क्या था, ओम मीटर, तो इसका हो जाएगा पर ओम पर मीटर, हो गया, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट यह हो गया। तो ये रहा कंडक्टिविटी यानी चालकता और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब आते हैं करेंट डेंसिटी पे, किस पे, करेंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व किसको कहते हैं बेटा, इसको हम, चलिए धारा घनत्व, देखिए धारा घनत्व जो होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, जे। देखिए फॉर्मूला, देखिए अगर आप फॉर्मूला पे गौर करेंगे तो आपको डेफिनेशन भी यहाँ से आराम से हो जाएगा। करेंट डेंसिटी क्या है, करेंट फ्लो, करेंट बटा में एरिया, करेंट बटा क्रॉस सेक्शन एरिया में, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में जितना करेंट मौजूद होगा वही उसके डेंसिटी को बता रहा है। अरे आम बोलचाल के भाषा में डेंसिटी किसको कहते हैं, जो ज्यादा घना है, घना चीज को बोलते हैं ना कि ज्यादा डेंसर है, ज्यादा डेंस है। तो कितना एरिया में कितना करेंट है, अगर करेंट बढ़ेगा तो करेंट डेंसिटी बढ़ेगा, ध्यान से समझो, करेंट बढ़ेगा तो करेंट डेंसिटी, लेकिन एरिया बढ़ेगा तो करेंट डेंसिटी घटेगा। अगर एरिया ज्यादा कर दिए और करंट उतना ही, जैसे 5 एम्पियर का करंट ले रहे हैं और एरिया एक चालक पतला है और एक चालक मोटा है, तो मोटा वाला की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, पतला वाला में करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा डेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन एरिया, द current present in cross section area of conductor is said to be current density, ठीक है। किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल में या उसके क्षेत्रफल में मौजूद विद्युत धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, किसी चालक के क्षेत्रफल में मौजूद विद्युत धारा को क्या कहें, उसको धारा घनत्व कहेंगे। किससे डिनोट करते हैं, जे से, किससे, एसआई यूनिट तैयार कर लीजिएगा। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, एम्पियर, और इसका मीटर स्क्वायर, एरिया है तो मीटर स्क्वायर यानी कितना होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यह इसका ऐसा यूनिट हो गया। अरे ये सब याद रहेगा ना तो निकल जाएगा, करंट का एम्पियर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया, करंट डेंसिटी, क्लियर। अब आते हैं ईएमएफ पर। ईएमएफ, ईएमएफ किसको कहते हैं, ईएमएफ का पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या नाम है, हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, विद्युत, एक नाम गलती से पड़ गया होगा बल, इसमें कोई बल उल नहीं, विद्युत वाहक बल। ईएमएफ क्या है भाई, ईएमएफ और भी में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से समझ जाएंगे तो अगर चीजें ठीक हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आप एक सेल उठाएं, जिसको आप आम बोलचाल के भाषा में बैटरी कहते हैं, मान लेते टॉर्च वाला एक सेल उठाएं, तो टॉर्च के सेल में ये जिंक प्लेट और ऊपर से यहाँ से कॉपर, मान लेते हैं ये दोनों के बीच में अभी उसको हम किसी सोर्स से नहीं जोड़े हैं, मतलब ऐसे सेल लिए हुए हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो विभवांतर है उस समय उसका नाम क्या है, उसका नाम है विद्युत वाहक बल, क्या नाम है। जैसे उसको किसी टॉर्च में लगा दिए या कहीं यूज कर दिए, ठीक है, तब उसका ईएमएफ क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा, वर्क करना शुरू कर देगा, तब वो ईएमएफ नहीं रहा, अब वो हो गया वोल्टेज, क्या हो गया, यानी भी, यानी हम बोल सकते हैं कि ईएमएफ बड़ा होता है, बराबर होता है किसके, भी के, किससे, ईएमएफ बड़ा हो सकता है लेकिन कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो ईएमएफ क्या, डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है, ईएमएफ इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से सुनो, ईएमएफ भी क्या है, एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ इज ए पोटेंशियल डिफरेंस इन ए ओपन सेल, किसमें, ओपन सेल, ठीक है। तो ओपन सेल का जो विभव है उसी को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ओपन सेल क्यों बोल रहे हैं बाबू, ओपन सेल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अभी जुड़ा नहीं है,
अगर ये जुड़ जाएगा तो इसका क्या होगा, ईएमएफ घट जाएगा। ठीक है, तो ओएम में ओपन सेल के लिए जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, यानी खुला सेल के लिए जो विभव होगा, खुले सेल के लिए जो विभव का काम करेगा वही क्या है, विद्युत वाहक बल है। समझ आ रहा है, विद्युत वाहक बल किसको कहते हैं। चलो अब आते हैं, ईएमएफ किसको कहें, किसी भी खुला परिपथ में मौजूद विभव को क्या कहते हैं, ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का कॉम्बिनेशन वही था सीरीज वाला और पैरेलल वाला, सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसमें बस एक फॉर्मूला याद रखिए, बाकी सब तो वही रहेगा। अच्छा, ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होगा, V बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर। तो जब V की जगह पर ईएमएफ लिखेंगे तो रेजिस्टेंस भी, ईएमएफ के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है छोटा वाला आर, उसको भी लिखना पड़ेगा। तो आई ही रहेगा, लेकिन आर के जगह पर होगा आर प्लस स्मॉल आर। यही है मेन रिजल्ट। ठीक है, ईएमएफ बराबर आई इंटू आर प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, चलिए अब आते हैं थोड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो ये कंडक्टर है, ध्यान से समझेंगे, ये कंडक्टर है। तो कंडक्टर में अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही होगा, बोलो भाई। तो इसके यदि जब इसको बैटरी से नहीं जोड़िएगा ना, तो एक कंडक्टर के जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इधर उधर गैस के पार्टिकल की तरह गति करता है, इधर उधर, उसका कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता, इधर उधर गति करता है, इधर उधर। लेकिन स्पीड क्या होता है, स्पीड वही होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, यही स्पीड है इलेक्ट्रॉन का, इतना स्पीड से वो मोशन करता है जिगजैग। लेकिन जैसे इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगने लगता है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार। ठीक है, एवरी एक्शन इक्वलेंट। तो ये इलेक्ट्रॉन एक तरफ स्विच हो जाता है और इस तरफ चलने लगता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन हमेशा करंट के डायरेक्शन के ठीक उल्टा होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, लेकिन स्पीड वही मेंटेन रखेगा 10⁻। इसी स्पीड को अब स्पीड नहीं करके वेलोसिटी बोलेंगे, क्योंकि डायरेक्शन आ गया। वेलोसिटी कब बोलते हैं, जब डायरेक्शन आ जाता है। तो डायरेक्शन आ जाता है और उसका स्पीड कितना है 10⁵। यानी अब हम बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है, उस मोशन को हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो लिख सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनो, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय VD, डिनोटेड बाय VD। इसका न्यूमेरिकल स्पीड क्या है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स है। ठीक है, यदि 1 एम्पियर का करंट देंगे तो इतना स्पीड होगा 10⁵ मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है I बराबर NEA इंटू VD। याद रखिएगा, I बराबर क्या फॉर्मूला है, NEA इंटू VD। ठीक है, तो यहां से VD का रिजल्ट तैयार हो जाएगा। क्लियर, ये आता कैसे है, थोड़ा सा हम आपको एक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए यहां से। F बराबर MA होता है, F बराबर क्या होता है, MA। और जब हम E बराबर बात करते हैं तो F/Q होता है, F/। तो Q के जगह पर इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है, Q के जगह पर कौन काम कर रहा है। तो यहां से F बराबर क्या लिखेंगे, F बराबर E इंटू Q लिखेंगे, E इंटू Q। चलो Q ही लिख देते हैं, अभी बाद में पुट करेंगे। दोनों इक्वेशन को मिला दो, जब ये बराबर दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, MA बराबर EQ। तो यहां से A बराबर क्या आया, EQ बटा में, EQ बटा में A को क्या लिख सकते हैं, A को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा में समय, टाउ समय होता है। तो टाउ उधर चला जाएगा, तो VD का क्या रिजल्ट आया, VD का रिजल्ट आया EQ, और टाउ यानी टाइम होता है, ये टाउ बटा में क्या है, M। ये रिजल्ट हुआ। तो खैर ये रिजल्ट से हमको मतलब नहीं है,
ठीक है, लेकिन देखिए ये VD का हमको रिजल्ट याद रखना है, ये वाला I बराबर NEA इंटू VD। क्लियर? ये आपको हम प्रूव करके ऐसे दिखाए कि न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे काम करता है। चलिए, ये रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आते हैं कार्बन रजिस्टर पे। किस पे? कार्बन रजिस्टर पे। कार्बन रजिस्टर क्या है भाई? ये देखो कार्बन रजिस्टर स्ट्रिप है, ये कलर स्ट्रिप ABCD। ABC जो है, ABC जो है वो रेजिस्टेंस को बताएगा, रेजिस्टेंस को बताएगा, रेजिस्टेंस कोड को बताएगा। किसको? और D किसको बताएगा? टॉलरेंस को बताएगा। D किसको बताएगा? टॉलरेंस। टॉलरेंस यही रहता है गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। गोल्ड का प्लस माइनस 5%, सिल्वर का प्लस माइनस 10%, नो कलर का प्लस माइनस 20%। दुगना करते जाइए ना, गोल्ड का 5, 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20। खैर ये तो ठीक है, लेकिन ये है क्या? ये है क्या? कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर इज ए कलर कोड रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर इज ए, ये बड़े बड़े सर्किट में, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिवाइस में इसको यूज किया जाता है, जहां पे ये टॉलरेंस का भी काम करता है और हीट डिटेक्ट करके बताता है, रेजिस्टेंस के कोड के रूप में बताता है कि इतना रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो कार्बन रजिस्टर इज ए कलर कोड। कार्बन रजिस्टर इज ए कलर कोड इन विच 4 कलर स्ट्रिप ABCD। ABC क्या इंडिकेट करता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, और D क्या इंडिकेट करता है? टॉलरेंस। D क्या इंडिकेट करता है? टॉलरेंस। ठीक है, तो ये रहा रेजिस्टेंस का कोड और ये रहा टॉलरेंस का कोड। बाकी आपको हम याद करवाए थे बीबी रॉय ऑफ ए ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, ठीक है, ब्लैक ब्राउन ये सब का कोड 0 1 ये सब करके आपको कोड याद करना होगा। इसमें जितना कोड है बस आपको याद रखना है कि 4 स्ट्रिप होता है, जिसमें 3 स्ट्रिप रेजिस्टेंस को बताता है और चौथा किसको बताता है? टॉलरेंस को बताता है। किसको? हो गया कार्य सम्मान। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट। चलिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो भाई, ये कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है। जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके अंदर होता है प्रतिरोध। कंडक्टर के अंदर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, और ये रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है। अपोज करता है बोले तो करंट को नहीं, इलेक्ट्रॉन को रोकता है। तो इलेक्ट्रॉन को रोकता है तो देखिए इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन को रोकेगा तो क्या होगा? कॉलिजन होगा, टक्कर होगा। क्या होगा? टक्कर होगा। और वो टक्कर होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करता है, टकराता है, तो क्या निकलता है? हीट निकलता है। क्या निकलता है? इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। साधारण डेफिनेशन रखेंगे, देखिए सुनिए ध्यान से। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक में मौजूद प्रतिरोध के कारण, चालक में मौजूद इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करने लगता है, और वो जो उष्मा होता है, ठीक है, ऊर्जा जो होता है वो उष्मा के रूप में कहाँ निकल रहा है? बाहर निकलता है, जिसको विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब यहां से इसको इंग्लिश में कर देते हैं। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग थ्रू द कंडक्टर, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग थ्रू द कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, हीट इमिट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो हो रहा है वो इमिट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट के लिए U से डिनोट करते हैं। U का 3 फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, U बराबर VIT, U बराबर में I²RT और U बराबर में V² बटा में R×T। ये 3 फॉर्मूला है हीटिंग इफेक्ट का। अच्छा, ये आया कहां से? देखो, एक फॉर्मूला पता है ये वाला, V बराबर W बटा Q। V बराबर W बटा Q। ठीक है, जो किया गया कार्य है वही तो ऊर्जा होता है। कार्य किसके बराबर? ऊर्जा के बराबर। तो W बराबर क्या लिख सकते हैं? VQ। W बराबर,
और यही जो कार्य है वो किसके बराबर, ऊर्जा के, तो W को क्या लिख सकते हैं, U, और ये रहा V, और Q बराबर फॉर्मूला होता है IT। Q बराबर आ गया VIT, Q बराबर VI, और एक फॉर्मूला VIT, दूसरा ये, और ये तीसरा, ये कैसे आएगा, तो एक बार I को बदल दीजिए ओम्स लॉ लगा के, और एक बार V को बदल दीजिए ओम्स लॉ लगा के, तो ये दोनों फॉर्मूला बन जाएगा। दोनों फॉर्मूला याद कर जाइए। इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, पावर जो ऊष्मीय ऊर्जा देख रहे हैं, एनर्जी जो देख रहे हैं, इसको अच्छा, इसको जूल्स लॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जूल्स लॉ कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पावर, पावर के लिए रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट चेंज ऑफ, तो इसका क्या फॉर्मूला है, यू बराबर क्या है, VIT बटा में T, T कैंसिल, यानी कितना आया VI, यू P बराबर VI, T हटा दीजिए सारा फॉर्मूला से, U के फॉर्मूला में T है ना, सबसे T हटा देंगे, वही किसका फॉर्मूला हो जाएगा, P का। ठीक है, P बराबर क्या आया VI। इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति, इसका SI मात्रक वाट, SI मात्रक वाट, विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। ठीक है, या जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को ही क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। हो गया, एक हॉर्स पावर में कितना होता है वाट, 746 वाट, याद है ना, एक हॉर्स पावर में कितना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और वोल्ट का मतलब एक, यही होगा जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, एनर्जी का। हॉर्स पावर किसका यूनिट है, शक्ति का, किसका। चलिए अब आते हैं वोल्ट मीटर और एमीटर। वोल्ट मीटर और एमीटर किसको कहते हैं, वोल्ट मीटर से पोटेंशियल मापा जाता है, एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। यानी वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है और एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। क्लियर, बोले तो वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस और एमीटर से करंट। ठीक है, देखिए वोल्ट मीटर का स्केल V होता है, एमीटर का स्केल A होता है। क्लियर, इससे क्या मापा जाता है, पोटेंशियल, और इससे क्या मापा जाता है, करंट। एक आइडियल वोल्ट मीटर के लिए जब आइडियल बनाइएगा, आइडियल बनाइएगा तो इसका रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब इंफिनिटी होना चाहिए। जब आइडियल आइडियल ए मीटर बनाइएगा, आइडियल ए मीटर बनाइएगा तो इसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। याद रखिए, ए मीटर को हमेशा कहाँ जोड़ा जाता है, तो सीरीज में, सर्किट में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, पैरेलल में, सर्किट के साथ इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है। यही चीजें है वोल्ट मीटर और ए मीटर में डिफरेंस। क्लियर हो गया, ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या है, तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम पोटेंशियल को मेजरमेंट करते हैं। इसको किस में जोड़ा जाता है, तो सर्किट के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है। आइडियल वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। ए मीटर किसको कहते हैं, ए मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे करंट मेजरमेंट करते हैं। इसको किस में जोड़ा जाता है, सर्किट के साथ, श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में। आइडियल ए मीटर के लिए प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए खत्म हुआ। अब आते हैं लास्ट टॉपिक है मीटर ब्रिज। कौन सा, मीटर ब्रिज क्या है, देखो भाई, मीटर ब्रिज भी एक ऐसा सर्किट है, एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को निकालते हैं। अब अननोन रेजिस्टेंस तो हम हीट स्टोन ब्रिज से भी निकालते थे। ये क्यों जरूरत पड़ गया, क्योंकि मीटर ब्रिज से कहीं रेजिस्टेंस नहीं दिया रहेगा, केवल लेंथ दिया रहेगा कंडक्टर का। क्या दिया रहेगा, ठीक है, लेंथ दिया रहेगा। इस तरह से ये कार्डबोर्ड लगाया जाता है, लकड़ी का एक कार्डबोर्ड फिक्स है, इतना कार्डबोर्ड फिक्स किया जाता है, और इसमें एक वायर होता है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रखा जाता है। आपको पता है एरिया क्यों ज्यादा रखा जाता होगा, क्योंकि एरिया ज्यादा रखिएगा तो प्रतिरोध क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया को क्या रखा जाता है, ज्यादा
और यहाँ पर इसके बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहता है। क्या लगा रहता है? और यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस लगा रहता है जिसका वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर? यहीं पर इस दोनों के बीच में 1 मीटर का यानी 100 सेंटीमीटर का एक कंडक्टर लगा है। यहाँ पे एक स्केल लगा दीजिएगा इसको मेजरमेंट करने के लिए। क्या लगा दीजिएगा? स्केल। इस तरह से एक स्केल लगा रहता है। क्लियर हो गया? और यहाँ से सर्किट में जोड़ दिए। समझ आ गया? ये मीटर ब्रिज है। क्या है? मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज का खासियत, पहला बात की ये जो चालक देख रहे हैं, कंडक्टर देख रहे हैं, ये एक तरह का एलवाइज है। क्या है? एलवाइज बोले तो मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु का काम। ये कैसा मिश्र धातु है? कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का। कॉन्स्टेंटन या, इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत यह होती है कि इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? ज्यादा होता है। ध्यान से सुनो, मिश्र धातु बनाने के पीछे ही कारण है कि उसका प्रतिरोध क्या रहे? ज्यादा। जब धातु को मिला मिला के हम बनाएंगे एक धातु और एक अधातु, तो मिश्र धातु जो तैयार होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध तो ज्यादा होगा, लेकिन प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधकता वो कम होना चाहिए। यानी अल्फा क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ यानी अल्फा, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। ये इसलिए इसका मैग्नीन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? मैग्नीन का यूज किया जाता है। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है। इस तरह से यहाँ पे फिट है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये शंट है, और यहाँ पे एक पॉइंट लगा के और यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है। और ये कोई जंक्शन कॉइल, इस तरह से इसको जॉकी कॉइल लगा दिए यहाँ से। ठीक है। यहाँ पे इसको घसका के मेजरमेंट करेंगे। मान लेते हैं कि ये 100 सेंटीमीटर का है, तो ये एल यहाँ इतना दूर का दूरी है एल, तो ये बचेगा कितना? ये बचेगा 100 माइनस एल का। कितना का? अब ये किसके प्रिंसिपल पर वर्क करेगा? हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर ब्रिज किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। मीटर ब्रिज में जो वायर लेते हैं, तार लेते हैं, वो किस चीज का बना होता है? कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है। कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन एक कंडक्टर है या एलवाइज है? एलवाइज है, मिश्र धातु है। क्या है? इस मिश्र धातु की खासियत क्या होती है? इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और रेसिस्टिविटी यानी कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेसिस्टिविटी कितना होता है? कम होता है। ठीक है। इसलिए ऐसा किया जाता है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स कहने का मतलब इसमें वेराइटी ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। जैसे कोई ऐसे मान लीजिए कि कोई 5 ओम का है, कोई 4 ओम का है, कोई 10 ओम का, उसमें बॉक्स लगाया गया है। हमको कितना ओम का रेजिस्टेंस को ऑन करना है वो हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये बॉक्स फिक्स होता है। क्लियर? अगर मान लेते हैं कि यहाँ हमको 5 ओम का रेजिस्टेंस ऑन करना है, तो 5 ओम वाला ऑन करेंगे, 10 ओम वाला तो 10 ओम वाला ऑन करेंगे। समझ आया? ये नोन है और ये क्या है? अननोन। इसी का वैल्यू निकाला जाता है। किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है? ये हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा तो कैसे वर्क करेगा? ठीक है। ये चार देखिए ऐसे, हीट स्टोन ब्रिज का चार इस तरह से फोटो होता है। तो ये आर का काम कर रहा है, यहाँ पे क्या है? एस का काम कर रहा है, इधर ये एल है, ये वाला पार्ट एल है, और ये क्या है? 100 माइनस एल। बीच में कौन है? गैल्वेनोमीटर। तो इसको इस तरह से सेटअप किया जाता है, घसका के इस तरह से थोड़ा इधर उधर करके, कि गैल्वेनोमीटर का करंट क्या हो जाए? 0 हो जाए। याद है बैलेंस ब्रिज? तो बैलेंस ब्रिज जब हो जाएगा तो क्या करेंगे? लिखेंगे आर इंटू तिरछा तिरछी गुना करो, 100 माइनस एल बराबर एल इंटू एस। एल इंटू, यहां से निकाल सकते हैं इसका वैल्यू आराम से। हो गया? तो चलिए आज हमने पूरा चैप्टर को रिवाइज करवा दिया इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, डन।